महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य और स्वच्छता मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के अंत तक आप महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के महत्व को समझ पाएंगे, विभिन्न गर्भनिरोधक तरीकों की पहचान कर पाएंगे, सूचित सहमति इन्फॉर्म्ड कंसेंट को परिभाषित कर पाएंगे, यौन संचारित संक्रमण एसटीआई के विभिन्न लक्षणों और सुरक्षित यौन व्यवहारों को पहचानेंगे। सोनिया की नई नई शादी हुई है और वह अपने गांव में एक सिलाई की दुकान चलाती है। उसे स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म सिलने का काम मिला है। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए वह और महिलाओं को काम पर रखने की सोच रही है। नई शादी और एक बड़ा ऑर्डर मिलने के कारण वह बहुत उत्साहित है, परंतु उसे यह चिंता भी सता रही है कि कहीं वह गर्भवती ना हो जाए। सोनिया के मन में सवाल उठते हैं, अगर मैं गर्भवती हो गई तो ऑर्डर कैसे पूरा करूंगी? बच्चा कब करना है? इसकी योजना बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे किससे बात करनी चाहिए? सोनिया की तरह ऐसी और भी कई महिलाएं हैं जिन्हें परिवार नियोजन और काम के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत की 57% महिलाएं खून की कमी एनीमिया से पीड़ित है। इनमें शहरी क्षेत्रों में 58.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 53.8% महिलाएं शामिल हैं। भारत में लगभग 33% शादीशुदा महिलाएं गर्भनिरोधक का कोई भी साधन इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। बच्चे के जन्म के बाद 73% भारतीय महिलाएं अपनी नौकरी छोड़ देती हैं। काम पर वापस आने वाली महिलाओं में से भी 48% 4 महीने के अंदर ही नौकरी छोड़ देती हैं। ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि महिलाएं खुद अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लें। गर्भनिरोधक क्या है? जन्म नियंत्रण या गर्भनिरोधक का मतलब है गर्भधारण को रोकने के लिए दवाओं, कंडोम, अन्य साधनों या ऑपरेशन का इस्तेमाल करना। गर्भनिरोधक उपायों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। अस्थायी रिवर्सेबल गर्भनिरोधक बैरियर विधियाँ और परमानेंट या स्थायी विधियाँ। आइए हम अस्थायी रिवर्सेबल गर्भनिरोधक विधियों के बारे में जानें। अस्थायी या रिवर्सेबल गर्भनिरोधक क्या है? अस्थायी या रिवर्सेबल गर्भनिरोधक ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल गर्भावस्था को रोकने के लिए किया जाता है। इन्हें जब आप चाहें तब बंद करके दोबारा गर्भधारण कर सकते हैं। इनमें कई तरह के विकल्प शामिल होते हैं, जैसे मौखिक गर्भनिरोधक गोली, इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक, इम्प्लांट, हार्मोनल आईयूएस, मौखिक गर्भनिरोधक गोली ओसीपीज। यह गोली रोज एक निश्चित समय पर ली जाती है और इसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। सेंटक्रोमेन गोलियां जैसे छाया और सहेली गोलियां। इन्हें पहले 3 महीनों हर हफ्ते में 2 बार एक एक गोली लेनी होती है। इसके बाद हफ्ते में केवल 1 बार एक गोली लेनी होती है। यदि इन गोलियों को आप लेना भूल गए तो अनचाहे गर्भधारण का खतरा बढ़ सकता है। याद रखें, इन गर्भनिरोधक तरीकों को बंद करने के बाद दोबारा मां बनने की क्षमता वापस आ जाती है। इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक एक और अस्थायी रिवर्सिबल गर्भनिरोधक विकल्प है। इसे मांसपेशी के अंदर इंट्रामस्क्यूलर या त्वचा के नीचे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। इसका असर 3 महीने तक रहता है, जिसके बाद इसे दोबारा लगवाना होता है। अस्थायी और रिवर्सिबल गर्भनिरोधक के अगले विकल्प के रूप में इम्प्लांट है। यह एक पतली, लचीली रॉड होती है जिसे महिला की ऊपरी बाह की त्वचा के नीचे लगाया जाता है।
यह 3 साल तक गर्भधारण रोकने में असरदार रहता है। इसके बाद अस्थायी रिवर्सिबल गर्भनिरोधक का विकल्प हार्मोनल आईयूएस है। यह वाई आकार का एक प्लास्टिक उपकरण है जिसे गर्भाशय बच्चेदानी में डाला जाता है। यह नियमित रूप से हार्मोन की छोटी मात्रा छोड़ता है और डालने के बाद 5 साल तक असरदार रहता है। आगे देखते हैं बैरियर विधियां क्या है। बैरियर गर्भनिरोधक बैरियर मेथड्स वे तरीके हैं जो शुक्राणु स्पर्म को अंडे तक पहुंचने से शारीरिक रूप से रोकते हैं ताकि गर्भधारण न हो सके। ये एक तरह से बाधा या दीवार का काम करते हैं। इनमें शामिल होते हैं पुरुष कंडोम, महिला कंडोम। गर्भनिरोधक उपायों में पुरुष और महिला कंडोम शामिल हैं। इनकी खास बात यह है कि ये न केवल गर्भधारण रोकते हैं बल्कि यौन संचारित संक्रमणों STIs और HIV से भी बचाता है। अच्छी बात यह है कि कंडोम कई तरह की दुकानों पर आसानी से मिल जाते हैं और उनकी कीमत भी किफ़ायती होती है। अब आगे हम परमानेंट या स्थायी विधियों पर नज़र डालते हैं। अब जानें स्थायी गर्भनिरोधक विधियां क्या है। स्थायी गर्भनिरोधक विकल्प ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग उन व्यक्तियों या दंपतियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपना परिवार पूरा कर लिया है और भविष्य में और बच्चे नहीं चाहते। इन तरीकों को स्थायी माना जाता है क्योंकि इन्हें आमतौर पर बदला नहीं जा सकता या इन्हें उलटना बहुत मुश्किल और कम प्रभावी होता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पुरुष नसबंदी वैसेक्टोमी, महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। आइए स्थायी गर्भनिरोधक विकल्प पुरुष नसबंदी वैसेक्टोमी पर एक नज़र डालते हैं। यह एक सरल सर्जरी है जिसमें शुक्राणु ले जाने वाली नलिकाओं को काट या सील कर दिया जाता है ताकि गर्भावस्था न हो सके। यह एक बहुत ही प्रभावी और सुरक्षित तरीका माना जाता है। स्थायी गर्भनिरोधक विकल्प महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। इस सर्जरी में महिला की फैलोपियन ट्यूब, जो अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाती है, को काट या सील कर दिया जाता है। इससे अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता और गर्भावस्था नहीं होती। आपातकालीन गर्भनिरोधक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव असुरक्षित यौन संबंध के उपरांत गर्भधारण को रोकने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली एक विधि है। यह अप्रत्याशित स्थितियों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करती है, लेकिन यह नियमित गर्भनिरोध का तरीका नहीं है। इसे लेते समय कुछ जरूरी बातें याद रखें। असुरक्षित यौन संबंध के 72 घंटे के भीतर इन्हें लेना चाहिए। ये किसी भी चल रही गर्भावस्था को खत्म नहीं करती। आगे की सुरक्षा के लिए आपातकालीन गर्भनिरोधक के बाद बैरियर विधि जैसे कंडोम का उपयोग करें। कुछ बातें ध्यान में रखें। यदि आप यौन रूप से सक्रिय हैं तो आपको अलग-अलग गर्भनिरोधक तरीकों के बारे में जानना चाहिए। यह आपको अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए सही चुनाव करने में मदद करेगा। नई पीढ़ी की गर्भनिरोधक गोलियां OCPs सिर्फ गर्भधारण ही नहीं रोकतीं, बल्कि मासिक धर्म को नियमित करने और पीरियड्स के दौरान होने वाले मुहासों को कम करने में भी सहायक होती हैं। सूचित चुनाव इन्फॉर्म्ड चॉइस सबसे महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि एक स्वास्थ्य उपभोक्ता को सभी उपलब्ध गर्भनिरोधक तरीकों, यहाँ तक कि किसी भी तरीके का उपयोग न करने के अधिकार सहित के फायदों और जोखिमों की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी इच्छा से कोई भी तरीका चुन सके। इसमें चुने गए तरीके से जुड़ी हर जानकारी पर सलाह लेना भी शामिल है। अब आप सूचित सहमति के बारे में जानेंगे। यह तब होता है जब आपको किसी भी गर्भनिरोधक विधि के लक्ष्य,
संभावित जोखिमों और फायदों की पूरी जानकारी मिलती है। आपको सभी उपलब्ध विकल्पों के बारे में भी बताया जाता है। इस जानकारी को समझने के बाद आप अपनी मर्जी से किसी खास गर्भनिरोधक उपाय को चुनने के लिए सहमति देते हैं। स्वच्छता की कमी और असुरक्षित यौन संबंध से प्रजनन पथ संक्रमण आरटीआई, मूत्र पथ संक्रमण यूटीआई और यौन संचारित संक्रमण एसटीआई होने का खतरा बढ़ जाता है। नियमित स्वास्थ्य चेकअप करवाकर आप अपने प्रजनन स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और रोगों की रोकथाम के तरीके भी समझ सकते हैं। यौन संचारित संक्रमण या एसटीआई असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। इससे बचने के लिए यौन संबंध के दौरान हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करें और अपने यौन साथियों की संख्या सीमित रखें। यदि आपको एसटीआई होने का जरा भी संदेह हो, तो आपको और आपके साथी को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एसटीआई, यौन संचारित संक्रमण के कई लक्षण हो सकते हैं। इनमें असामान्य योनि स्राव, खुजली, दर्द, घाव, पेट के निचले हिस्से में दर्द और यौन संबंध के दौरान दर्द शामिल हैं। इनसे बचाव के लिए आप कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यौन संबंध के बाद सफाई करना या यौन संबंध के बाद पेशाब करना और अच्छे से धोना शामिल है। एक अन्य सामान्य संक्रमण मूत्र मार्ग में संक्रमण यूटीआई है। यूटीआई के लक्षण हैं पेशाब करते समय दर्द या जलन, बार बार पेशाब करने जाना, मूत्राशय ब्लैडर खाली होने के बाद भी पेशाब करने की तीव्र इच्छा, पेशाब में खून आना, कमर या पेट के निचले हिस्से में दबाव या ऐंठन। मूत्र मार्ग संक्रमण यूटीआई और प्रजनन पथ संक्रमण आरटीआई से बचाव के लिए अपने प्रजनन अंगों को प्रतिदिन स्वच्छ रखें। सफाई करते समय हमेशा आगे से पीछे की दिशा में पोंछें। यौन संबंध के 20 मिनट के अंदर पेशाब करना सुनिश्चित करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए ताकि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ लगातार बाहर निकलते रहें। याद रखें, एसटीआई, यौन संचारित संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित यौन संबंध के तरीके अपनाना जरूरी है। यौन संबंध के दौरान लगातार कंडोम का उपयोग करें और अपने यौन साथियों की संख्या सीमित रखें। यदि आपको या आपके साथी को एसटीआई होने का कोई भी संदेह है, तो तत्काल जांच करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मॉड्यूल में आपने समझा कि अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य का ध्यान रखना क्यों जरूरी है, सुरक्षित यौन व्यवहारों का पालन कैसे करें, एसटीआई और यूटीआई जैसे संक्रमणों से अपना बचाव कैसे करें, सूचित सहमति का अधिकार क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।